कौन से टूल्स डाउनलोड कर लिए थे हमने, एफटीके कर लिया था, फैक्सी मेजर कर लिया था, अटॉप्सी कर लिया था। ये 3 किए थे मतलब, है ना। नेटवर्क स्लो है। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना। नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। बैकग्राउंड की साउंड आ रही है सर। अब तो नहीं आ रही होगी यार, अब तो कोई भी नहीं बोल रहा। बहुत कम आ रही है सर, बहुत अब इतना तो फर्क नहीं। दूसरी लैब में भी क्लास चल रही है ना। तो हम एक काम करते हैं, आज अभी इमेजिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एफटी के इमेजर यूज करके देखते हैं कि कैसे यूज होगा एफटी के इमेजर से इमेजिंग कैसे होती है। इसके सभी एक एक पॉइंट्स और जितने भी इसके अलग अलग सिनेरियोज या जो भी इसमें फीचर्स हैं इसके, वो सभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस टाइप से यूज होंगे, कौन से सिनेरियो में क्या क्या यूज होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास पेन ड्राइव है ना। कोई है जिसके पास नहीं है। मेरे पास नहीं है सर, तो नेक्स्ट टाइम तक अवेलेबल हो जाएगी, या तो लिंक पर ऑर्डर मार देते हैं। नहीं, अगर नहीं है तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। एसएसडी तो भाई बहुत बड़ी हो जाएगी, एसएसडी की तो सुबह तक होगी फिर। तो एक काम करते हैं, एक काम करना, अगर किसी के पास एसएसडी है या किसी के पास ड्राइव, अगर किसी के पास यूएसबी है तो ठीक है। अगर नहीं है और आप खरीदना नहीं चाहते, कि आप नहीं सोच रहे कि आप खरीदो उसे, तो उसमें पार्टीशन कर लेना। वैसे तो अगर आप फिजिकल की करना चाहते हो तो फिजिकल के लिए कंप्लीट ही डिस्क की होती है, और अगर नहीं करना चाहते तो क्या करोगे आप, यहाँ जाओगे, डिस्क मैनेजमेंट पे जाओगे, या फिर यहाँ पे आप लिख भी सकते हो डिस्क डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे जा करके एक श्रिंक कर लेना वॉल्यूम। अब जैसे मैंने ये कर रखा है एक पाँच 4.88 जीबी का FAT32 में। तो अभी हम इसी पे ही एनालिसिस कंडक्ट करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी अगर ड्राइव होगी ना आपकी, जैसे ये मेरी 32 जीबी की थी, तो मेरे पास है तो 8 जीबी की भी, लेकिन उसमें मेरे पास में मेरा पर्सनल डेटा है उसमें। इसीलिए अगर आपके पास किसी के पास पेन ड्राइव नहीं है तो क्या कर सकते हो आप अपनी इसी सी ड्राइव में से एक छोटा सा पोर्शन निकाल लेना, श्रिंक करना यहाँ से। तो वो श्रिंक करके एक वॉल्यूम अलग से बन जाएगा। वहां पे एक उसके श्रिंक करने के बाद में उसमें एक कोई भी फाइल सिस्टम उसको दे देना, फैट दे देना चाहे एनटीएफएस दे देना, कोई भी एक दे करके वो डी ड्राइव बन जाएगी आपकी। डी ड्राइव बन जाएगी तो फिर आप उस पे जो भी हम आगे काम करने वाले हैं वो कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। शुभम 32 जीबी का है, लेकिन मैं बताऊँ उसमें 32 जीबी के अंदर टाइम ज्यादा लगता है और उसमें डेटा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो 32 जीबी की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। लेकिन मैं छोटा वॉल्यूम ही लेता हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि
जल्दी हो जाता है, तो आसान हो जाता है। अगर ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम लेंगे तो फिर सिर्फ इमेजिंग ही हो पाती है उसमें, बाकी हम नहीं कुछ कर पाते उसमें। सर पेन ड्राइव के अंदर ही पार्टीशनिंग हो जाती है? हाँ, पेन ड्राइव की भी पार्टीशन हो जाती है। अब जैसे ये पेन ड्राइव थी मेरी 32 GB की, इसमें से मैंने पार्टीशन कर दिया। 3 वॉल्यूम बन रखे हैं इसमें। एक ये मेरा 400 MB का मैंने बनाया था। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट वो हैं। फाइल में इसके सभी के सभी फीचर दे रखे हैं। व्यू में इसके जो व्यू के रिगार्डिंग आप कुछ भी इसमें करना चाहते हो, जो एविडेंस ट्री और ये सब चीज़ें हैं, वो कर सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो आपका मोड है, मतलब कि जो यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी हैं, तो इसके रिगार्डिंग है। हेल्प में आप इसके बारे में देख सकते हो, यूज़र गाइड और वो सब। फाइल में जाएंगे। अब इसमें अलग अलग फीचर दे रखे हैं, जैसे ऐड एविडेंस आइटम। अब ऐड एविडेंस आइटम में क्या होता है, अगर हमें डायरेक्ट कोई भी एक पेन ड्राइव को कनेक्ट करवाना है, जैसे मैं लॉजिकल ड्राइव करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से एक चूज करूंगा, मेरा FAT32 वाला पोर्शन था, फिनिश करूंगा, तो वो यहाँ ऐड हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे इसमें पार्टीशन है, हम उसे कॉल करके देख सकते हैं, उसका ये एक व्यू मिल जाएगा। ये दिख गया। हम ऐसे भी इसको एनालाइज करने के लिए देख सकते हैं, एनालाइज करके। ठीक है। इसमें ये कुछ मिला है, लेकिन ये उतना अच्छे से दे नहीं रहा है, क्योंकि एक ही फोटो आई फिर तो इसमें, एक ही इमेज फाइल है, लेकिन बहुत इसके अलावा भी इसमें बहुत सी इमेज फाइल्स हमें देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं हम देखते हैं उसमें, जो हमारा फैट वाला पार्टीशन था, ये था। अब इसमें देख सकते हो आप, कुछ डेटा है इसमें, जैसे ये डेटा है। एक काम करते हैं, इसमें मैं थोड़ा कुछ और डेटा डालता हूँ, और फिर उसको हम डिलीट भी करेंगे, ताकि हमें थोड़ा आसान रहे और हम एनालाइज कर सके कि कितना है उसमें डिलीटेड डेटा आ रहा है। उसमें ये है कैमरा रोल, स्क्रीनशॉट, और कैमरा रोल है, स्क्रीनशॉट में। इसको कॉपी करता हूँ, पीछे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये आ गया स्क्रीन। अब एक काम करते हैं, इसमें से इन्हें हटा देते हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं सभी को हटा दिया। ठीक है। अब फोल्डर को भी हटा देते हैं। क्लियर है। हम इसका मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ डेटा भी इसमें से डिलीट किया है, देखते हैं वो डेटा आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी इसमें इमेज नहीं दे रहा है। तो इस टाइप से हम इसमें बेसिकली, ये एक फ्री टूल है, तो उतना अच्छे से ये इसको दे नहीं रहा है डेटा को। लेकिन अगर हमारे पास ये पेड टूल होता, तो इसमें क्या होता, हम डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकते हैं। अब जो ये वाला फीचर है, ये कहाँ पे यूज होता है, अभी हम इसको रिमूव करते हैं आइटम को, जो हमने इसमें ऐड की थी। ये वाला फीचर कहाँ पे यूज हो सकता है पता है? जो ये फीचर है, ये यूज होता है जैसे कि कोई टेररिस्ट केस है, या कुछ टेररिस्ट टाइप का कोई केस है, जिसमें कि हमें इमीडिएट डेटा चाहिए, तो हम इसका यूज कर सकते हैं उसको देखने के लिए, ताकि हमें आगे की जो लीड है उसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे की लीड जो है वो मिल सके। तो हम इसमें डायरेक्ट उसको अटैच करवा देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे इमेज माउंटिंग है, अगर हमारे पास में कोई इमेज फाइल है तो उसको माउंट करवाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमारा जो मेन फीचर है जिसे हम यूज करते हैं, जिसके लिए ये बना है, क्रिएट डिस्क इमेज, यहाँ से करेंगे। ठीक है। बाकी भी पहले मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ से मेमोरी कैप्चर कर सकते हैं, जो इसमें हमारी मेमोरी है। मैंने बताया था कि मेमोरी वर्ड किसके लिए यूज होगा, तो यहाँ से हम मेमोरी कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से हम हमारी स्टैम फाइल्स और जो हमारी प्रोटेक्टेड फाइल्स जो होती हैं, जो लॉग्स वगैरह कुछ होता है, वो एक्वायर कर सकते हैं। क्लियर है।
अभी इसमें चलते हैं हम, जब हम क्रिएट डिस्क इमेज करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट जो इसके अलग अलग टाइप्स हैं वो खुल करके आ जाएंगे। अब इसमें कोई बता सकता है कि ये अलग अलग जो मैंने पहले बताए थे आपको, इनका मतलब क्या है, कौन से कंडीशन में कौन सा यूज होगा। आदित्य, राहुल, गौरव, आर्ची, शुभम, मैंने बताया था यार ऐसा मत किया करो तुम्हें। मैंने एक मिनट रुको। मैंने जो थियोटिकल करवाया था आप लोगों को वो बिल्कुल भी याद नहीं है क्या? कल ही तो करवाया था। परसों करवाया था ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने ये करवाया नहीं था, लॉजिकल एक्विजिशन क्या होता है, फिजिकल क्या होता है। तो याद आया? तो क्रिएटिव करेंगे। ये डिफरेंट मैंने बता दिए थे, फिजिकल कहाँ पे यूज होगा, लॉजिकल कहाँ पे यूज होगा। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली आपको कैसे यूज होता है ये। जैसे फिजिकल का मैं करता हूँ, फिजिकल को नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे ये दो ड्राइव्स दे रहा है। एक तो मेरी पेन यूएसबी जो मेरी पेन ड्राइव है, और दूसरी मेरी सिस्टम की ड्राइव है जो 512 जीबी की, वो दे रहा है। तो ये दोनों दे रहा है, लेकिन अभी हम फुल की नहीं करेंगे, फुल बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इसको हम बैक लेकर के जाते हैं, लॉजिकल करते हैं। लॉजिकल में आप देख सकते हो अभी हम लॉजिकल करेंगे तो जितने भी इसके अलग अलग जो पार्टीशंस हैं वो हमारे पास आ गए हैं। जैसे एक जो मेरा 512 जीबी की जो मेरे इंटरनल जो एसएसडी है उसका सबसे पहले आ गया सी ड्राइव, विंडोज बता रहा है वो, विंडोज NTFS। फिर जो मेरी पेन ड्राइव के जो तीन पार्टीशन है, NTFS, FAT32 और NTFS, तो वो तीनों दिए हैं। लेकिन अभी हम इसमें क्या करेंगे, FAT32 करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ये दूसरे हैं ये भी बता देता हूँ। इमेज फाइल में मैंने बताया था कि अगर हमें कोई टारगेटेड कुछ चाहिए, किसी भी टाइप का जो टारगेटेड जो हमारी एक्विजिशन होती है वो इमेज फाइल में आता है। फिर कोई कंटेंट ऑफ का फोल्डर, अगर कोई फोल्डर के रिगार्डिंग ही हमें डेटा चाहिए, जैसे डिलीटेड डेटा नहीं चाहिए हमें, कोई अनएलोकेटेड फाइल है तो वो भी नहीं चाहिए, लॉजिकल फाइल लेवल एनालिसिस होता है जो हमारी जैसे कोई एक का प्रॉपर फोल्डर के बारे में मैंने बताया था। अगर हमें किसी फोल्डर में ही एक डेटा है और वो ही हमें उसके रिगार्डिंग ही डेटा चाहिए तो उसके लिए ये वाला फीचर है वो यूज होगा। फिर ये फ्रैनिको डिवाइसेस जो हैं ये हैं सीडी और डीवीडी, मतलब कि जो हमारी होती हैं उनकी अगर एक्विजिशन हमें कंडक्ट करनी है तो उसके लिए फ्रैनिको डिवाइस वाला फीचर यूज होगा। अभी हम करेंगे लॉजिकल, नेक्स्ट करते हैं, FAT32 फिनिश करते हैं। अब जैसे ही हम उसको फिनिश करेंगे फिर क्रिएट इमेज आ जाएगा। फिर जो ये वाला है ये हमें हमारे पास ड्राइव का नेम आ गया। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन ऐड करेंगे। अब ये अलग अलग हमारे पास में यहाँ पे एक्सटेंशन आ गए। एक्सटेंशन पता है ना क्या होता है सभी को? अच्छी आपको पता है ना कि एक्सटेंशन क्या होते हैं? क्या होते हैं शुभम? आपको तो मैंने पहले बताया था जब वो दूसरे ग्रुप उसमें करवाया था उस टाइम पे। छोड़ के चला गया यार, इसमें छोड़ के जाने की क्या बात थी। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सटेंशंस होते हैं जो हमारी फाइल में यूज होते हैं। रॉ होता है, जो डीडी होती है, डीडी कमांड होती है, जो कि अगर हम कमांड लाइन से कर रहे हैं उसका कमांड लाइन यूज कर रहे हैं और हम इसी में इनबिल्ट आती है विंडोज में और लिनक्स में डीडी कमांड,
तो हम उससे अगर कोई भी इमेजिंग कंडक्ट करते हैं तो dd कमांड का यूज होता है, और इसमें जो फाइल का एक्सटेंशन रहता है वो रहता है डॉट रॉ फाइल बनती है। फिर एक स्मार्ट है, E01 है और AFF है। ये सभी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा बनाई गई हैं। जो E01 है वो इन केस का है, वो इन केस का यूज हुआ है। मतलब कि इन केस एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग हमारे फॉरेंसिक टूल्स बनाती है, तो उसके द्वारा ये जो E01 नाम से एक एक्सटेंशन है ये बनाया गया है। क्लियर है जो अलग अलग इसमें यूज होते हैं। और जो इसमें E01 है ये कोर्ट में भी एडमिसिबल है, तो इसी का ही यूज किया जाता है ज्यादातर। जो E01 है हमारे रियल सिनेरियोज में भी, अब हम भी E01 ही यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी केस नंबर, जैसे हमारा अलग अलग केस नंबर्स रहते हैं, केस का एक जो FIR के अंदर जो नंबर रहता है वो नंबर दिया जाता है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ A02D67, तो ये हमने एक नंबर दे दिया उसको, केस नंबर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टैब में जाते हैं। नेक्स्ट टैब में जाएंगे एविडेंस नंबर। मैंने बताया था कि एविडेंस पे जो नंबर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, नंबरिंग कैसे की जाती है उसकी, पता है ना सभी को? ठीक है। तो इसमें इसको हम दे देते हैं G7। ठीक है। तो अब आते हैं यूनिक डिस्क्रिप्शन पे। अब यूनिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है? यूनिक डिस्क्रिप्शन में एक तो आ जाता है सीरियल नंबर, अगर हमें पता है तो। डिवाइस का जो सीरियल नंबर होता है, हर एक कोई भी अगर डिजिटल डिवाइस है तो उसका हर डिवाइस का सीरियल नंबर जो है वो अलग होता है। तो हम यहाँ पे एक तो यूनिक डिस्क्रिप्शन में सीरियल नंबर डाल सकते हैं। अब जैसे मेरी जो USB है उसका कलर डाल सकते हैं, जैसे कि ये सिल्वर एंड रेड कलर है। रेड एंड सिल्वर, सिल्वर इन कलर, किंगस्टन 32 GB, USB। अब ये हमने दे दिया। अब इसमें एक चीज और डाल सकते हैं, अगर हमारे किस डिवाइस में कहीं से वो टूटा हुआ है या कुछ भी है तो वो भी डाल सकते हैं कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके आसानी से। अब जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रोकन कॉर्नर। और नेक्स्ट पे जाता हूँ, एग्जामिनर आएगा। एग्जामिनर कौन है? मैं मेरा नाम लिख लिख देता हूँ यहाँ पे जैसे, या फिर मैं इसमें क्रॉ का नाम भी लिख सकता हूँ, क्रॉ सिक्योरिटी। टाइप करता हूँ। नोट्स में आएगा, जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हमारे पास में है हम वो डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि स्क्रीन टूटी हुई है, अगर हमें मोबाइल डिवाइस मिला है या कोई भी और डिवाइस मिला है, अगर उसकी स्क्रीन टूटी हुई है तो हम लिख देंगे डिस्प्ले इज ब्रोकन। और जैसे कि हम लिख सकते हैं, अब इसमें जैसे कोई कैप नहीं है अलग से, जैसे कैप आता है ना कुछ में, कुछ पेन ड्राइव में, तो इसमें कैप नहीं है तो हम लिख देते हैं विदाउट कैप। और भी इसमें जो नोट्स हम कुछ डालना चाहते हैं हमारी इच्छा से, जो भी हमें लगता है कि ये इंफॉर्मेशन लैब के अंदर जरूरत पड़ सकती है या कुछ काम आ सकती है, तो हम वो इसमें डाल देंगे। एंटर करेंगे तो हम हमारे पास अब ये आ जाएगा इमेज डेस्टिनेशन, कि हम इमेज को स्टोर कहाँ करवाना चाहते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको डेस्कटॉप में चलते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर है न्यू फोल्डर नाम से, इसको करते हैं। इसमें
अब करते हैं हम ft के इमेजर कि ये है, हम इसका नाम क्या देना चाहते हैं। जो फाइल हमने इसमें डाली है, यहाँ पे बेसिकली आता क्या आएगा, जो हमारा केस नंबर है या केस नंबर और एविडेंस नंबर है, वो दोनों लिख करके वो भी हम डाल सकते हैं। अभी हमें केस नंबर और एविडेंस नंबर तो याद नहीं है कि क्या था, G7 था, है ना, G7 डाल देते हैं। फ्रेगमेंट साइज 0 रहेगा। और फ्रेगमेंट साइज क्या होता है, कोई बता सकता है? सर साइज उसका MB GB जो भी करना हैं, फ्रेगमेंट पता क्या होता है? किसी को भी? परफ्यूम के ऐड वाली बात नहीं कर रहा मैं। है। सर जो मतलब टुकड़ों में डाटा होता है। हाँ, जो टुकड़ों में कुछ बटा होता है उसे फ्रेगमेंट बोला जाता है। अब सर ये एविडेंस से रिलेटेड है क्या यहाँ पे? हाँ, जब हम एक्विजिशन करते हैं ना, डेटा की रिकवरी होती है, वो कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो फ्रेगमेंट क्या होता है? फ्रेगमेंट में मान के चलो हम किसी क्राइम सीन पे हैं, हम वहाँ पे इमेजिंग कंडक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जो एक ड्राइव हमें मिली है, वो है 1 TB की ड्राइव हमें मिली है। अब जो हम ड्राइव्स लेके गए हैं, वो 512 जीबी की जो है, वो हमारे पास में ड्राइव्स हैं। अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम फाइल तो एक ही बनेगी, अगर हम मल्टीपल फाइल्स उसमें बना दें, जैसे कि आधा अभी कर दिया, आधा बाद वो अलग उसमें कर दिया, तो उसमें क्या होगा, वो उसको एनालाइज ही नहीं कर पाएगा। अब फ्रेगमेंट साइज उसमें कैसे होगा, हम दोनों ड्राइव्स लगाएंगे, वो जो डेटा है वो दोनों में स्टोर होगा, लेकिन उस फाइल जो बनेगी वो एक ही फाइल बनेगी। जब हम उसको एनालिसिस करने के लिए एनालिसिस टूल में उसको लोड करवाएंगे, जब हमारी फाइल को, तो क्या होगा, वो दोनों ड्राइव साथ में लगेंगे। अगर हम सिंगल ड्राइव उसमें लगा देंगे एक कोई भी, तो वो उसको एनालाइज नहीं कर पाएगी और वो एरर देगी। क्लियर है? ठीक है। तो इस ऐसी जो अगर कोई भी सिचुएशन बनती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सर्वर्स का डेटा जो आता है, उस केस में हमारे पास में जो डेटा है वो छोटा हो जाता है, मतलब कि छोटे डिवाइसेस की स्क्रीन में बढ़ जाता है। तो फिर हम, क्लियर है ना फ्रेगमेंट साइज क्या होगा? ठीक है। तो कंप्रेशन, कंप्रेशन पता क्या होता है? तो बड़े डाटा को कंप्रेस कर देना ताकि साइज छोटा हो जाए। हाँ, हमारे जो NTFS फाइल सिस्टम है, इसमें भी एक कंप्रेशन का फीचर है। वो कैसे यूज होता है, किस फॉर्म में यूज होता है, एक्सटेंशन क्या रहता है उसका, पता है किसी को? मैंने बताया था फाइल सिस्टम एंड स्टोरेज के टाइम पे। याद है किसी को? जिप सर। जिप का यूज होता है, डॉट जिप, जिप, और 7G होता है, और डॉट टार भी होता है। तो अलग अलग उसमें हमें कंप्रेशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी कंप्रेशन का फीचर हमें मिलता है। अब मान के चलो एक सिनेरियो और देते हैं, हम किसी रेड के लिए गए हैं, कहीं पे रेड कंडक्ट की है, हमें आइडिया नहीं था कि वहाँ पे हमें कितना डेटा मिलेगा। तो हमने जब रेड कंडक्ट की, हम जो स्टोरेज लेकर के गए थे, वो लेकर के गए थे 5 TB तक का, कि 5 TB तक का हमें डेटा है वो मिल सकता है हमारे पास
इतना एस्टिमेशन था। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे और जब हमने उसका डेटा देखा, तो वो जो डेटा था वो निकला 7 GB का, 2 GB ज्यादा, 7 TB का। तो अब उस केस में क्या होगा? अब हम वहां पे फ्रेगमेंट साइज का तो कुछ काम नहीं आएगा, हमें उसको कंप्रेस ही करना पड़ेगा ताकि हम जो जितना भी उसमें डेटा है सारे को इमेज कर सकें। तो हम यहाँ पे कंप्रेशन का यूज करेंगे। हमें किस टाइप की कंप्रेशन यूज करनी है? फास्टेस्ट, मतलब कि 0 में 9 होगा, कोई कंप्रेशन नहीं है। 0 से लेके 9 तक इसको 10 उसमें डिवाइड किया गया है, अलग अलग जो इसके हम बोल सकते हैं 10 लेवल्स इसके बनाए गए हैं। किस लेवल तक की हमें करनी है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो अभी लेकिन एक इस फीचर को बहुत ही कम यूज किया जाता है। क्यों? वो मैं बता देता हूँ कि क्योंकि पहले तो ये कंप्रेशन करने जब इमेजिंग करेंगे तो उस टाइम पे भी ज्यादा टाइम लेगा, और फिर जब हम उसको हमारे आर्टिफैक्ट को, हमारी इमेज फाइल को जब लोड करवाएंगे एनालिसिस टूल में, तब भी ये टाइम बहुत ज्यादा लेगा, ज्यादा टाइम कम कंज्यूम करेगा। कोई बताएगा क्यों करेगा ज्यादा टाइम? कोई भी? क्या सर, दोबारा बताना सर। कंप्रेशन जब भी हम यूज करते हैं, अब मान के चलो मैं कंप्रेशन का यूज किया, मेरे पास में 7 GB डेटा मेरे को मिला है, लेकिन जो मेरे पास स्टोरेज है, स्पेस है मेरे पास में, वो 5 TB तक का ही है। अब इस केस में क्या होगा? मैं कंप्रेशन का यूज करूंगा ताकि वो जो 7 GB का डेटा है, 7 TB का डेटा है, वो मेरे 5 TB तक की जो ड्राइव है उसी में ही आ जाए। मैंने कंप्रेशन यूज की तो उसमें टाइम दोनों में ज्यादा लग रहा है। जो मेरा मैं इमेजिंग कर रहा हूँ, इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें भी टाइम ज्यादा लगेगा, और जब मैं एनालिसिस टूल में कर रहा हूँ तब भी वो टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों होगा? बता सकता है कोई? सर जिप फॉर्मेट में तो कम, तो रीड करना मुश्किल होता है, ताकि उसे फिर जो कंप्रेशन से वो डी कंप्रेशन करना पड़ता है, हम्म। चेक करना पड़ता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। हम्म। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होगा कि जब पहले तो हम जब कंप्रेशन का यूज करेंगे तो वो डेटा को कंप्रेस करेगा, फिर उसको स्टोर करेगा उसमें फाइल में। एक तो ये इसीलिए इमेज क्रिएट होने में भी टाइम लगेगा, इमेजिंग में भी टाइम लगेगा। फिर जब हम टूल को उसमें टूल एनालिसिस टूल में उसको लोड करवाएंगे, तब भी वो टाइम ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, जो हमारा एनालिसिस टूल होगा पहले तो कंप्रेशन को हटाएगा, डेटा का जो साइज है उसी सेम साइज में उसको लेकर के आएगा, फिर उसको एनालिसिस टूल में उसको लोड करवाएगा। तो उसको दो काम करने पड़ रहे हैं, इसीलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है। हम इसका यूज कम से कम करते हैं, अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तभी हम इस फीचर का यूज करते हैं। क्लियर है कंप्रेशन? किसी को कोई डाउट अब तक? तभी थंब इम्प्रेशन दे दो एक बार अगर क्लियर है तो। ओके, राहुल, शुभम, आरती? क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आता है यूज एडी इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन क्या होता है पता होगा सबको? इंक्रिप्शन पता है सबको? इंक्रिप्शन क्यों यूज करेंगे हम इसमें, कोई बता सकता है? ताकि कोई और बंदा वो एक्सेस ना कर पाए, अगर उसे मिल भी जाए तो वो रीड ना कर पाए डाटा। ओके, अब लैब में से डेटा कहाँ जाएगा? क्योंकि हमने लैब में ही इमेजिंग की है और लैब में ही हम उस पर एनालिसिस कंडक्ट कर रहे हैं, तो लैब में से डेटा कहाँ जाएगा? बता सकता है कोई? लैब से डाटा तो सर्विस में जाएगा ही बाद में। होता क्या है, अब मान के चलो एक सिनेरियो मैं देता हूँ आपको कि एक कोई क्रिमिनल है,
जो मल्टीपल साइबर क्राइम्स कंडक्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में और अलग अलग जो पर्सनल्स के साथ में, वो कुछ ना कुछ साइबर क्राइम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब क्या होगा, अब उसको पता चल जाएगा, उसको पता रहेगा कि अभी बहुत ज्यादा हो गया है और अब पुलिस उसको पकड़ने वाली है, उस पर रेड कंडक्ट हो रही है। अब वो उससे पहले ही मान के चलो फॉरेन चला गया, अब वो मान के चलो कि न्यूजीलैंड चला गया। अब न्यूजीलैंड वो अगर चला गया है तो अब उसने वहां पर जाकर भी कुछ ना कुछ जो साइबर क्राइम्स है वो कंडक्ट करना शुरू कर दिया, सिमिलर उसने वहां पे भी शुरू कर दिया। अब क्या होगा, अब जो उस पे केस चलेंगे वो वहां पे भी चल रहे हैं और यहाँ पे भी उस पे केस चल रहे हैं। अब दोनों जगह अगर उस पे केस चल रहे हैं तो क्या होगा, जो वहां की पुलिस होगी वो यहाँ के आर्टिफैक्ट्स को एनालाइज करने के लिए यहाँ से इमेज बनवा मंगवाएगी, और जो हमारी पुलिस है वो वहां से अगर कोई क्राइम कंडक्ट हो किया है उसने इंडिया में भी, तो इंडियन पुलिस वहां से जो न्यूजीलैंड की पुलिस है उससे इमेज फाइल मंगवा सकती है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में दो चीजें हो सकती हैं। अब मान के चलो कि हमें वो जो इमेज फाइल है वो वहां पे पहुंचानी है और उनको भी हमारे पास पहुंचानी है। तो अब इसमें हम कैसे भेजेंगे उसको, कैसे क्या कर सकते हैं उसमें उनको भेजने के लिए जो इमेज फाइल है। सर या तो सर्वर के थ्रू सेंड होगी या फिर किसी स्टोरेज के थ्रू सेंड होगी। कैसे? जो आपको वो सेंड करना है डाटा न्यूजीलैंड, या तो हाँ, ऑनलाइन सेंड किया जाएगा या तो फिजिकल फॉर्म में किसी डाटा स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में जाएगा। अब मान के चलो जो मेरी इमेज फाइल है वो एक पेन ड्राइव की है, जो है 8 GB की। तो अब उसके लिए या तो मैं, मेरे पास दो चीजें होंगी, या तो मैं उसको किसी ना किसी ऑनलाइन मेथड से, जो हमारा डिजिटल मेथड है उसके थ्रू उसको उनके पास भेज दूं, और दूसरा हो सकता है मैं फिजिकली वहां पे जाऊं और फिर वहां पर जाके वो जो इमेज फाइल है वो उनको दूं एनालिसिस के लिए। कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए? आप खुद जाओ सर, तब रेगुलर खुद जाएगा आपको, वहाँ सेफ रहेगा। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सेफ तो यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इस सिनेरियो में मान के चलो कि टाइम और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अब जो इमेज फाइल है वो ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 8 GB तक की इमेज फाइल है। तो और मेरे पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो वहां पे जा सके, मेरे पास कोई टीममेट नहीं है जो उस वहां पर जा सके और जिसको मैं भेज सकूं। तो अब इस सिनेरियो में हमारे पास एक ही मेथड बचता है, वो है ऑनलाइन या डिजिटल मेथड, कि मैं किसी ना किसी डिजिटल मेथड के थ्रू उनके पास में इसको भेज दूं। अब इस सिनेरियो में अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस सिनेरियो में कई जो अलग अलग जो बनते हैं, जो इंटीग्रिटी के, जो इसमें इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, एडी इंक्रिप्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो उस फाइल को बीच में इंटरप्ट किया जा सकता है या कोई ना कोई उसको खोल के देख सकता है। अब वो अगर हाई प्रोफाइल कोई फाइल है तो उसको ऐसे नहीं भेजा जाएगा, उसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाएगा। वहां पे हम यूज करेंगे एडी इंक्रिप्शन का। इन जैसे ये इस टाइप की जो सिनेरियोज होते हैं वहां पे एडी इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। क्लियर है? क्योंकि अगर हम, अगर कोई फिजिकली भी जाता है न्यूजीलैंड तो उसको कम से कम नहीं तो एक दिन तो लगेगा ही। अगर हम देखें 24 घंटे तो कहीं पे भी नहीं गए, क्योंकि यहाँ से भी तैयारी करेगा, सब कुछ वो करेगा अपना, फिर वहां पर जाने में भी टाइम लगेगा। तो 24 घंटे तो कहीं पे भी नहीं गए। बाकी हमारा लीगल सिस्टम ऐसा है, इसमें इतनी जल्दी काम हो भी नहीं सकता। तो इसमें इसीलिए हम जो है डिजिटल मेथड का ही ज्यादा यूज करते हैं फिजिकल की जगह पे। तो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडी इंक्रिप्शन का। क्लियर है? तीनों सिनेरियोज, तीनों फीचर्स किस किस सिनेरियो में यूज होंगे सभी को? शुभम, राहुल, क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम इसको फिनिश करते हैं।
यहाँ पे इसने हमें लोकेशन दे दी कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करते हैं, जो इसने ऐड का हमें ऑप्शन दिया है, ये किस लिए दिया है, कोई बता सकता है? हम और लोकेशन ऐड यहाँ पे क्यों करवाएंगे? कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई हो तो बैकअप के लिए। अब मैंने आपको एक सर चीज जिससे चीजें डायरेक्ट मिल जाए। मतलब नहीं, डायरेक्ट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसने ऐड दे दिया, अब मैं यहाँ पे एक लोकेशन और ऐड करवा रहा हूँ, जैसे मैंने सब कुछ वही सिमिलर वो डाल दिया, ठीक है, तो मैं एक और ऐड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे को मल्टीपल मेरे पास डिवाइसेस हैं जिनको मैंने इमेजिंग करनी है, तो मैं एक साथ ही उनको वो करके उसमें स्टोर करवा दूंगा। मैं अलग अलग बार बार उसको प्रोसीजर नहीं करूंगा, एक बार कमांड दूंगा फिर वो चलता रहेगा। एक तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे एविडेंस ऐड करवाने का मतलब तो ये हो गया। क्लियर है? जैसे सर हमारे रेड हो हमारे पास तो 2 हार्ड ड्राइव पे एक साथ इमेजिंग हो जाएगी। हाँ, वो सिनेरियो हो सकता है। अब एक ही है ऐड ओवरफ्लो लोकेशन। ऐड ओवरफ्लो लोकेशन में क्या होगा, अब मान के चलो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सिनेरियो मैंने आपको फ्रेगमेंट साइज का बताया था, फ्रेगमेंट साइज का अगर हम यूज करते हैं फ्रेगमेंट का, तो हमारे पास ऐड ओवरफ्लो का जो है वो हमें जरूरत पड़ सकती है, इस फीचर की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, दो लोकेशन हमें देनी पड़ेगी, दोनों ड्राइव का बताना पड़ेगा किस किस ड्राइव में ये सेव होगा। अब अगर मेरे पास में एक टीबी का डेटा है और जो मेरे पास ड्राइव है वो 500 जीबी की ड्राइव है, 3 ड्राइव है, मैं उसके साथ कनेक्ट करूंगा और तीनों की लोकेशन यहाँ पे दे दूंगा। अगर जो 500 जीबी के बाद में जो डेटा ओवरफ्लो होगा वो ओवरफ्लो कहाँ पे सेव, जो उसकी दूसरा फ्रेगमेंट साइज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। क्लियर है डेटा ऐड ओवरफ्लो लोकेशन का? ठीक, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये अब स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, ये अब इसकी इमेज बना रहा है। इसको होने देते हैं, कंप्लीट होने देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस, डेस्टिनेशन, इमेज सोर्स, टाइम और कितना होस्ट हुआ है वो बता रहा है, उसकी स्पीड भी दे रहा है यहाँ पे। Oh. कौन से देख रहे हो सर? तारे जमीन पर। नहीं है ये वो है सर, नई वाली है ये पहले वाली है या अभी वाली है? ये देख रहे हो, ये वेरीफाई कर रहा है। ये क्या वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे, पता है किसी को क्या वेरीफाई कर रहा था? जो इसके बाद में जो इसने वेरीफाई किया है वो क्या वेरीफाई किया है, नहीं पता? यार शुभम, तुम्हें तो पता होना चाहिए था, मैंने उस दिन बताया था यार, उस दिन जब मैंने इमेजिंग करवाई थी उसमें जाने से पहले। अब इसमें क्या है, इसने यहाँ पे आप देख रहे हो इसके हैशेस, जो इसने हैश दिए हैं हमें, ये मैच करवा रहा था वो। इसने क्या, ये क्या करता है, डेटा की इमेजिंग स्टार्ट करने से पहले एक वो बनाता है, उसकी क्या बोलते हैं, एक हैश वैल्यू निकालता है। उसके बाद में जब उसको इमेजिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक हैश वैल्यू निकालता है, फिर दोनों को मैच करवाता है। फिर उस टाइम पे जो हैश वैल्यू आती है दोनों की अगर सिमिलर आती है, अगर मैच हो जाते हैं तो वेरीफाइड हो जाती है। अदरवाइज ये उसको उसमें एरर दे देता है कि उसमें कोई ना कोई जो डेटा एल्टरिंग है वो हुई है, या किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ जो इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हुई है। क्लियर है सभी को? अब इसमें इसने नाम दिया है, जो हमारे हमने इमेज फाइल को नाम दिया था
सेक्टर काउंट्स दिए हैं यहाँ पे। सेक्टर तो मैंने बताए थे आपको, याद होगा सेक्टर्स क्या होते हैं। सभी को क्लियर है ना? याद है ना सभी को सेक्टर्स क्या थे? राहुल, आदित्य, आर्ची, आपको याद है ना सेक्टर? मैंने उसमें करवाए थे स्टोरेज डिवाइस वाले में, फाइल सिस्टम एंड स्टोरेज डिवाइस। तो ये सेक्टर्स बता रहा है टोटल जो हमारी ड्राइव में जो हमने पार्ट यूज किया है उसमें कितने सेक्टर्स हैं, सेक्टर काउंट्स। और यहाँ पे देता है ये बैड बैड सेक्टर्स, अगर कोई बैड सेक्टर है तो। इसमें कोई बैड सेक्टर नहीं है, इसीलिए इसने नहीं किया। इसको क्लोज क्लोज करते हैं। हमारी इमेज फाइल बन चुकी है, अब इसका हमारे पास FTK इमेजर का हमारे पास काम खत्म हो गया। अभी हम चलते हैं न्यू फोल्डर में, हमने बनाई थी डेस्कटॉप पे, ये हमारे पास में उसकी फाइल्स आ गई। ये यहाँ पे इसने फ्रेगमेंट साइज का यूज किया है। मैंने 0 किया था ना वहाँ पे फ्रेगमेंट साइज, लेकिन ये फिर भी यार इसमें दे रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं इसने क्या क्या दिया है। ये दो फाइल्स हमें इसने दी हैं। एक तो एक्सेल फाइल दी है जिसमें ये क्या डेटा दे रहा है, अलग अलग फाइल्स के बारे में हमें बता रहा है। जैसे फाइल का नेम क्या है, वो फाइल का पाथ, साइज क्या है उसका वो बता रहा है, क्रिएटेड, मॉडिफाइड, और जो एक्सेस डेट है वो बता रहा है, डिलीटेड है या नहीं है। डिलीटेड डेटा देखें इसमें, एक तो ये फाइल डिलीटेड आई है, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। हमने जो स्क्रीनशॉट थे वो डिलीट किए थे, वो बता दिया इसने। ये फोल्डर था यहाँ पे, वही सेम लाइन वाइज दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स जितने भी हैं वो सभी डिलीटेड दिखा रहा है यहाँ पे। मैंने पहले भी इसको डिलीट कर रखा था, इसमें स्क्रीनशॉट डाल के वो डिलीट किए थे, तो वो भी इसमें दिखा रहा है। क्लियर है ये किस टाइप से डेटा देता है? यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें कोई डेटा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, कोई डिलीटेड फाइल निकली है या नहीं निकली है, वो देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जितनी भी हमारे उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं जो हमने उसमें फिल की थी, जैसे कि इसकी इंफॉर्मेशन थी, उसमें हमने जो जो एक्वायरिंग के लिए यूज किया है टूल, उसका यहाँ पे हमें वर्जन दे रहा है। ये वर्जन दे दिया, केस नंबर दे दिया, हमने ये केस नंबर दिया था, एविडेंस का नंबर दे दिया, जो हमने यूनिक डिस्क्रिप्शन, एग्जामिनर और नोट्स लिखे थे वो भी यहाँ पे इसने निकाल करके एक रिपोर्ट में बना दिया। फिर इसके बाद में इंफॉर्मेशन फॉर, जो हमने लोकेशन दी थी उसके रिगार्डिंग जो भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। सोर्स टाइप क्या था, लॉजिकल हमने यूज किया था, लॉजिकल फिजिकल कौन सा यूज किया था हमने वो बता रहा है, हमने लॉजिकल यूज किया था। बाइट पर सेक्टर, एक सेक्टर में कितनी बाइट्स थी, 512 बाइट्स थी एक सेक्टर में। फिर सेक्टर काउंट्स कितने थे वो बता रहा है यहाँ पे। फिजिकल ड्राइव इंफॉर्मेशन, रिमूवेबल ड्राइव है, ये यहाँ पे बता रहा है कि एक्सटर्नल ड्राइव है या इंटरनल ड्राइव है। ये ट्रू का मतलब है कि एक्सटर्नल ड्राइव है, रिमूवेबल ड्राइव है। फिर यहाँ पे डेटा सोर्स, जो सोर्स डेटा साइज है वो बता रहा है कितना था, 4999 MB का। फिर उसके अंदर जो सेक्टर काउंट्स हैं वो बता रहा है। देख रहे हो सेम है, बस इसमें कॉमास नहीं लगा, इसमें कॉमास लगा दी। फिर जो इसके अंदर जो हैशेस बने थे वो बताए हैं कि कौन क्या क्या हैश थे उसके साइज, जो पार्टीशन के। फिर यहाँ पे इमेज इंफॉर्मेशन दी है कि कितने बजे वो एक्विजिशन हमने स्टार्ट किया, कितने बजे खत्म किया। अब इसमें इसने कितना टाइम लिया है, पूरा पूरा 1 मिनट लिया है। तो फिर इसने सेगमेंट लिस्ट दी है कहाँ पे सामने उसको स्टोर किया है। वो दो दो बनी है उसमें, फ्रेगमेंट साइज का यूज हुआ था तो दोनों फाइल दे दी कि दो फाइल बनी है, E01 E02। फिर यहाँ पे उसकी भी हैश वैल्यू दे दी दोबारा से कि उसकी क्या हैश वैल्यू निकली थी। फिर वेरिफिकेशन का रिजल्ट दिया है कि वेरीफाई हुए या नहीं हुए, तो वेरीफाइड है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट?
ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम जो हमारी फाइल्स हैं इनको लोड करवाते हैं हमारे एनालिसिस टूल में। एनालिसिस टूल हमने कौन सा इंस्टॉल किया था? अटॉप्सी में सर। अटॉप्सी यूज किया था, तो अटॉप्सी में लोड करवाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई भी फॉरेंसिक टूल का यूज करेंगे, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना, उसको रूट परमिशन चाहिए रहती हैं, ताकि वो सारा का सारा डेटा एक्सेस कर पाए। क्लियर है? न्यू केस करते हैं यहाँ से, ये हमें यहाँ पे अलग अलग फीचर्स दे रहा है, जैसे न्यू केस चाहिए जो हमने रिसेंटली खोल रखा था कि ये उसी पे वर्क करना है, या कोई पुराना केस है हमें वो खोल करके देखना है। अभी हम करते हैं न्यू केस ही करेंगे, क्योंकि हमें नया केस बनाना है। केस का नंबर देंगे, हमने केस नंबर क्या दिया था वहां पे, कुछ भी दे देते हैं इसमें, कोई केस का अलग नेम दे देते हैं, इसमें दे देते हैं FTK इमेजर, ताकि क्योंकि हम दूसरा जैसे फैक्स इमेजर और वो करेंगे तो हमें कंफ्यूजन ना हो, ताकि कौन सा हमने जो कौन सी फाइल को हमें कब एनालाइज करना है। ब्राउज करते हैं, यही सेम लोकेशन रख लेते हैं, हम यहाँ से लोकेशन चूज कर सकते हैं, इसी में रखते हैं न्यू फोल्डर में ही। तो इसने कंप्लीट डायरेक्टरीज की बना करके हमें दे दी, यहाँ पे शो कर दी कौन सी है। यहाँ पे केस टाइप बताया कि सिंगल यूजर ही है या मल्टीपल यूजर है। ये फ्री टूल है हमारे पास, ओपन सोर्स है, तो मल्टी मल्टी यूजर हमें ये नहीं दे रहा है। नेक्स्ट करते हैं, केस का नंबर देते हैं, कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एग्जामिनर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे मैंने अपना दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे नोट दे सकते हैं, केस के रिगार्डिंग हमें कुछ नोट लिखना है या उसके रिगार्डिंग कुछ भी हमें डालना है तो वो लिख सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ डालना है यहाँ पे तो वो डाल सकते हैं, जैसे यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन कौन, जैसे कि हम यहाँ पे क्रॉ का डाल सकते हैं कि कौन की क्रॉ है, उसका कॉन्टेक्ट नेम क्या है, नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं यहाँ से ऐड करवा के। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन ऐड करवा, अभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं करते हैं इसमें, फिनिश करते हैं। केस के रिगार्डिंग डिटेल्स हमने यहाँ पे दे दी है। अभी जो इमेज फाइल है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स देनी बाकी है, वो अभी हम यहाँ पे लोड करवाएं। क्लियर है ना अभी तक का? समझ में आ रहा है ना सभी को? थम्स अप दे दो सभी। ठीक है, अभी इसको करने दो। केस की फाइल रेडी कर रहा था, ये फाइल बना चुका है ये। इसकी फाइल देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाओगे डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर में जाओगे, तो ये एक फाइल इसने FTK इमेजर नाम से बना दी है, यहाँ से आप देख सकते हो। अभी हम उसको कुछ नहीं करते हैं, अभी हम आगे चलते हैं। पहले यहाँ पे ये दे रहा है जनरेट न्यू होस्ट नेम बेस्ड ऑन डेटा सोर्स नेम, जो हम ये डेटा एनालाइज करेगा उसी बेसिस पे एक होस्ट नेम देगा, या हम अपनी तरफ से कोई होस्ट नेम देना चाहते हैं, या फिर यूजिंग एग्जिस्टिंग होस्ट, अगर कोई पहले से हमने होस्ट इसमें स्पेसिफाई कर रखा है तो उसके रिगार्डिंग हमें डिटेल्स देनी है तो वो चूज कर सकते हैं। हम इसको भी पावर देते हैं, डिफॉल्ट रखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि लोकल डिस्क देखनी है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, यहाँ पे आप डायरेक्ट उसको एक्सेस करवा सकते हो किसी भी एक डिवाइस को। यहाँ पे लॉजिकल फाइल है, उसको फाइल को वो करवा सकते हो। अगर कोई अनलोकेटेड स्पेस है, उसकी इमेज फाइल है, तो उसके लिए ये यूज होगा। अनलोकेटेड मैंने बताया था ना, याद है ना सभी को? ठीक है, तो इसके बाद में अगर अटॉप्सी लॉजिकल इमेजर रिजल्ट है कोई, तो वो देखना है तो उसके लिए। अगर ये कोई टेक्स्ट एक्सपोर्ट करवा रहे हैं हम तो वो, लेकिन अभी हमारे पास में जो हम यूज करते हैं ज्यादातर वो डिस्क इमेजिंग का ही यूज करेंगे, या कोई VM फाइल भी बोल देते हैं उसको। तो डिस्क इमेज लोड करवाएंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही फाइल दे रहा है, उसने फाइल हमें दो बना करके दी थी, E01 और E02।
लेकिन ये एक ही फाइल दे रहा है क्योंकि एक ही फाइल मानता है ये उसको, और एक साथ ही उसको लोड करवाएगा। ओपन करते हैं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोई भी, ये ऑर्फन फाइल्स को अगर हमें इग्नोर करना है तो हम उसे कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा आगे आपको जब हम एनालिसिस करेंगे कि ऑर्फन फाइल्स कौन सी होती हैं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से टाइम जोन चूज कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी हमें अगर चूज करना है। हम डिफॉल्ट हमारा ही रखते हैं जो मैंने पहले चूज कर रखा है, एशिया कलकत्ता का। सेक्टर साइज अगर हमें चूज करना है कोई तो हम वो चूज कर सकते हैं। अगर हम ऑटो डिटेक्ट पे रखते हैं तो ये खुद से भी डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, पिक्चर्स एनालाइजर चाहिए, फाइल एक्सट्रैक्टर चाहिए, या एम्बेडेड कौन सी होती है पता है? देख सकते हो कौन सी होती है एम्बेडेड फाइल्स। डॉक, टॉक्स, पीपीटी, पीपीटीएक्स। तो इस टाइप की जो फाइल्स होती हैं वो सारी एम्बेडेड फाइल्स होती हैं। तो इसमें हम चूज कर सकते हैं कि किस टाइप का हमें डेटा है वो चाहिए, सिनेरियो बेस्ड। लेकिन अभी हम सारा डेटा एनालाइज करेंगे क्योंकि अभी हम स्टडी पर्पजेस से इसको यूज कर रहे हैं, तो इसको सारा ही डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसको करने देते हैं। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है नीचे, ये इसने इसको एनालाइज कर दिया है। फिनिश करते हैं इसको और इसको यहाँ पे एनालाइज होने देते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको होने देते हैं, कंप्लीट होने देते हैं। ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है वैसे तो 100%, लेकिन ये नीचे एनालाइजर जो चल रहे हैं ये एनालाइज करेंगे। अभी यहाँ देख सकते हो इसने 30 फाइल्स इसने जो डिलीटेड है वो निकाल चुका है ये अभी तक। जो अलग अलग फाइल टाइप्स देता है ये, इसमें एक्सटेंशन के बेसिस पे, जैसे जेपीजी जैसे इमेज फाइल है, वीडियो फाइल कितनी है, उसके हिसाब से ये सभी अलग अलग जो है इसमें देता है। अगर कोई टैग है उसमें तो टैग देता है, अगर स्कोर के अकॉर्डिंग जैसे कोई बैड आइटम है, सस्पिशियस कोई फाइल है तो वो यहाँ पे देता है। बाकी अभी हम इसको एनालाइज होने देते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या क्या डेटा ये दे रहा है। अभी देखते रहना। ये 474 इमेजेस इसने अभी तक निकाली हैं। डिलीटेड फाइल्स जो है 30 हैं। ये ऐसे ही बढ़ती रहेंगी अभी जैसे जैसे ये एनालाइज करता रहेगा। तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दो, फिर मैं माइक ऑफ करता हूँ जब तक ये एनालाइज करता है। ठीक है। ये देख ये देख रहे हो, डेटा सोर्स की इंटीग्रिटी भी चेक कर रहा है ये साथ में। वो एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में उसकी इंटीग्रिटी चेक कर रहा है। इंटीग्रिटी कंप्लीट हो चुकी है, चेक कर चुका है ये, इसमें कुछ भी नहीं निकला। अदरवाइज ये एरर दे देता है यहाँ पे। ये यहाँ पे एक्सटेंशन बेसिस जो है वो हमें फाइल बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 43 जो है वो टोटल फाइल से निकली है, जो फाइल सिस्टम की निकली है वो 30 निकली है। 534 जो है 534 जो है वो इमेज फाइल्स निकली हैं यहाँ पे। वीडियो, ऑडियो,
या इस टाइप का कोई इसमें डेटा नहीं था। ऑफिस की जो डॉक फाइल है वो 2 निकली है यहाँ पे। पीडीएफ फाइल कितनी है, वो निकली है 19 निकली है। अब इसमें से ये कुछ सस्पिशियस दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये मेरी पाइथन की एक पीडीएफ है, तो उसके रिगार्डिंग ये दे रहा है उसमें। और जो ये हैंडबुक है टैकलिंग टू साइबर क्राइम, ये भी सस्पिशियस दे रहा है, क्योंकि इनमें कुछ कुछ इस टाइप की लैंग्वेजेस और वो चीजें यूज की गई हैं। जैसे ये पाइथन की है तो इसको सस्पिशियस दे रहा है क्योंकि इसमें कुछ पाइथन कोड्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो 3 इसने सस्पिशियस फाइल्स दी हैं। ईमेल फॉरेंसिक की दी है, इसमें भी कुछ मतलब कि मैलिशियस का कुछ मैंने दिखाया हुआ है, क्योंकि ईमेल फॉरेंसिक के लिए तो ये उसको सस्पिशियस में दे रहा है। क्लियर है कि कैसे सस्पिशियस में दे देता है। फिर यहाँ पे एनालिसिस रिजल्ट की कीवर्ड हिट्स जो हिट हुए हैं, तो इसने उसको एनालाइज किया, कीवर्ड जो इसने देखे हैं वो देखते हैं यहाँ पे। ये डिफरेंट इसमें जो ईमेल फाइल्स जो इसमें निकली हैं, ईमेल फाइल्स नहीं, ईमेल्स जो निकली हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है कि अब ये बता रहा है कि इसने ये कहाँ से निकाली है। क्लियर है। ये जो ईमेल्स इसने निकाली हैं ये कहीं पे वैसे ही नहीं थी, ये इसने पीडीएफ फाइल्स में से निकाली हैं। क्लियर है। अभी इसको बंद करते हैं। कीवर्ड्स यहाँ पे हिट होते हैं, अगर हम कोई और कीवर्ड्स भी इसमें डाल देते तो वो भी वो करता है, उसको भी एनालाइज करता है उसी बेसिस पे। ये यहाँ पे साइज होते हैं कि हम अगर हमें लगता है कि जो फाइल है वो काफी बड़ी है और हमें वही फाइल उसी टाइप की कुछ फाइल चाहिए, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं, एक फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे। ऑल फाइल्स देखते हैं, सभी स्क्रीनशॉट्स हैं। ये कुछ जो इसमें डिफॉल्ट कुछ फोल्डर्स बनते हैं वो दिए गए हैं। ये उसकी क्या बोलते हैं, ऑर्फन फाइल्स नहीं है ये फाइल सिस्टम में सेव हो जाती हैं। जो डिलीटेड डेटा होता है वो निकला है यहाँ से, ये देख सकते हो पीएनजी। ये स्क्रीनशॉट है। ये 13 फाइल्स हैं जो इस टाइप से हैं। ये कहाँ से निकली हैं इसका आप देख सकते हो, इसका कुछ भी मेटा डेटा इसमें नहीं शो कर रहा। फाइल मेटा डेटा कैसे हम वो करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हो यहाँ पे फाइल का नेम दे रहा है, उसकी कंप्लीट लोकेशन दे रहा है कि वो कहाँ पे मिलेगी हमें, अगर हम उसको फाइल एक्सप्लोरर में जा करके देखते हैं तो। अब टाइप क्या है, फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम से इसने निकाल ली है। फिर जो इसका एक्सटेंशन है वो क्या है, इमेज पीएनजी है। पीएनजी एक्सटेंशन है, इमेज फाइल है। साइज क्या है, साइज दिया है इसमें यहाँ पे कितने बिट्स का है। फिर यहाँ पे फाइल नेम, फाइल का मेटा डेटा, एलोकेशन बताई गई है। अनएलोकेटेड कोई एलोकेशन नहीं मिली है इसको। मॉडिफाइड एक्सेस क्रिएटेड डाउन, ये हम देख सकते हैं कि ये कब कब किया गया था, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके जो फाइल भी जो हैशेस हैं, जो एक इस अकेली पीएनजी फाइल के जो हैशेस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। हैश लुकअप रिजल्ट नहीं पता। इंटरनल आईडी, जो इसकी इंटरनल आईडी है वो दी गई है, क्योंकि फाइल सिस्टम भी अपनी एक आईडी देता है तो वो आईडी इसको यहाँ पे मिली हुई है। क्लियर है। मेटा डेटा कैसे रीड करते हैं सभी को। अब जो स्ल्यूथ किट होता है, स्ल्यूथ किट भी एक ऑटोप्सी का ही, ऑटोप्सी जैसा ही टूल है, लेकिन ये कमांड लाइन है, टोटली कमांड लाइन। अगर हमें यूज करना हो तो हम स्ल्यूथ किट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे को उतना अच्छा लगा नहीं है।
मेरे को टॉप से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो GUI बेस्ड है, तो आसान रहता है उसको डेटा फाइंड आउट करना और उसको यूज़ करना। स्लीप किट में डेटा भी उतना अच्छे से नहीं आ पाता है। इसमें जैसे कि हम ये एप्लीकेशन जो हम देख सकते हैं, एप्लीकेशन में एक जो पिक्चर है उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं देख पाते। अब उसके अकॉर्डिंग जो उसने डेटा दिया है वो यहाँ पे है, वही सेम डेटा है जो ऊपर इसने इस टाइप से दिया है, वो यहाँ पे ऐसे दिया। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। एनोटेशन, अगर हमने इसको कोई ना कोई एनोटेशन दे दी किसी भी प्रकार का, मतलब कि अलग से हमने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एनोटेशन दे दी, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसको कोई कुछ नहीं दिया गया। जो अदर दूसरी अक्रेंसीज हैं, मतलब कि अगर इस मैं मान के चलो एक टाइम पे 10 आर्टिफैक्ट हैं, उनकी इमेजिंग की है, उनको इसमें लोड करवाया है, तो ये जो सिमिलर अगर इसका हैश अगर किसी दूसरी फाइल से मिल गया किसी और जगह, मतलब कि किसी दूसरे केस के अंदर, तो ये यहाँ पे बता देगा कि उस केस में भी सिमिलर जो डेटा है वो हमें मिला था। तो उन दोनों को भी ये एनालाइज कर लेता है, हैश वैल्यूज को उनके साथ मैच करके देखता है। क्लियर है? अदर अक्रेंसीज किस लिए यूज होता है, कहाँ कहाँ पे हमें हेल्प करेगा ये? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम, ये हमारा डिलीटेड डेटा है। अभी हम चलते हैं जो फाइल सिस्टम में से निकला है, आप वो देख सकते हो स्क्रीनशॉट नाम से, जो इसका नेम था वही नेम इसमें आ रहा है। ये स्क्रीनशॉट्स पता क्या है ये, जिसका ये एप्लीकेशन में मोड नहीं दे रहा है, ऑन कर रहा है? पता क्या है ये स्क्रीनशॉट जो ऊपर में दिया है इसने, जैसे .png पीछे एक्सटेंशन दिया है, इसके कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, क्यों? इन फाइल्स के करंट और पेरेंट जो फोल्डर है उनके पीछे भी नहीं दिया, स्क्रीनशॉट के पीछे भी क्यों? पता है किसी को? मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? यस यस। इसके बारे में पता है कि क्यों नहीं दिया इसने एक्सटेंशन? किसी को भी नहीं पता है तो थम्स डाउन कर दो। नो सर। ठीक है, क्योंकि हमने फोल्डर भी तो डाउन डिलीट किया था बाद में। ये तो फाइल्स थी जो उसके अंदर थी, ये फोल्डर थे जो हमने डिलीट किए थे। क्योंकि जब भी हम कोई भी उसमें फोल्डर बनाते हैं हमारे ड्राइव में, तो उसका या फिर हम जब भी कोई उसमें फाइल सिस्टम लोड करवाते हैं, उसमें अपडेट करते हैं, तो वो 2 फोल्डर जरूर बनाता है, एक करंट फोल्डर और एक पेरेंट फोल्डर। उसमें हमें वो चाहे शो ना हो, लेकिन ये बनते हैं। तो ये उसके रिगार्डिंग बताया गया है। फिर ये स्क्रीनशॉट्स, जो उसमें फोल्डर था स्क्रीनशॉट्स नाम से, फिर उसमें मैंने ये डाला था, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। पिक्चर से मैंने किया था, ये रहा स्क्रीनशॉट। इसको मैंने ऐसे के ऐसे उठा के वहां पे कॉपी किया था, तो ये स्क्रीनशॉट्स वो फोल्डर का है। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें जो टेक्स्ट फाइल्स जो इसमें है, ये डिफरेंट टेक्स्ट फाइल्स जो हमें मिली है। यहाँ पे प्लेन मिली है, प्लेन टेक्स्ट कौन सा मिला है? एक मिला है ये वाला 2.txt। इमेज फाइल को कितनी मिली है, इसमें एक्सटेंशन दोनों अलग अलग कर दिए। पीएनजी कौन सी है, जेपीजी कौन सा है, कितनी है वो बताइए। पीएनजी 163 है, जेपीईजी है वो 371 है। तो यहाँ पे हम वो देख सकते हैं। अब जैसे ये है मेरे जो वॉलपेपर जो हैं, पता है ये इतने, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी ड्राइव है, ये ड्राइव थी,
इसमें इतनी फाइल्स तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, कैमरा रोल में तो सारी 4 फाइल्स हैं ये। और जो इसमें है, इसमें भी इतनी ज्यादा फाइल नहीं है। लेकिन ये इतनी जेपीजी और पीएनजी फाइल्स आ कहाँ से गई, कोई बता सकता है? कोई भी एक। जो डिलीट हो गई वो सर, डिलीटेड फाइल। वो तो फिर डिलीटेड में देता ना, डिलीटेड तो सारी 43 आई हैं, डिलीट तो मैं हमने की थी, वो स्क्रीनशॉट्स उसने दिए भी हैं। इसमें तो कोई स्क्रीनशॉट्स दे ही नहीं रहा। अगर दे भी रहा है तो वो सारी ही 43 फाइल्स हैं, नहीं दे रहा इसमें। पता किसी को, किसी को भी क्लियर है? नो आइडिया सर। ये इसने पीडीएफ से निकाला है, जो ये 19 पीडीएफ फाइल्स हैं, इसमें से निकाला है इसने। मैं दिखा देता हूँ एक। जितनी ये इमेज नाम से फाइल्स है ना, ये सारी की सारी वहीं से आई हैं। ये देख सकते हो, जो मैंने मालवेयर एनालिसिस के अंदर डाला हुआ है, ये उसमें नेटवर्किंग के अंदर है, जो पीडीएफ में डाला हुआ है। दिखाऊं ये वाली फोटोज? मैंने कौन से में डाली थी वो वाली, वेब में डाली थी। ये रही, जो उसमें मिलेंगी हमें। मालवेयर में डाली थी शायद से। ये वाली फाइल्स उसमें हमें दिख रही हैं, देखने को मिल रही हैं। ये वाली हमने उसमें थी ना, एंटी फॉरेन, उसमें फाइल सिस्टम वाले में, याद है? ये उसमें से पीडीएफ में से निकली हुई फाइल्स हैं। ये जो दूसरी इमेज फाइल्स हैं, ये हमारी जो इसमें इंस्टॉल्ड हैं, जो मैंने डाउनलोड कर रखी हैं, वो वाली हैं। जैसे ये है, ये है, ये वाली है, ये वाली है। तो ये डिफरेंट जो इसमें इमेजेस मैंने डाली थी वो है। क्लियर है? अब जो दूसरी एप्लीकेशन फाइल्स जो निकली हैं, जैसे ऑस्ट्रीम, ऑक्टेट, ऑक्टेट स्ट्रीम में जो निकली है, जैसे डॉट डेट फाइल, डॉट पैट फाइल, और जो ये दूसरा है, ये सब जो निकली हैं, फैट, डॉट फैट का मतलब पता है क्या है? कोई बता सकता है? डॉट फैट यूज हो रहा है इसकी जो फाइल सिस्टम है उसके लिए। फैट 32 है ना फाइल सिस्टम, याद है ना? तो उसके लिए यूज हो रहा है। डॉट डेट होता है, वो भी हमारे फाइल सिस्टम में ही यूज होता है। ये दो डॉक्स फाइल निकली हैं, जो वो 19 जो हमारी इसमें डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स हैं, वो वाली है। प्लेन टेक्स्ट आ गया, पीडीएफ, ऑफिस, ये उसके अकॉर्डिंग दी गई है। जो सभी की सभी इमेज फाइल है वो एक जगह पे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने सारा डेटा यहाँ पे निकाल लिया है, लेकिन मेरे को एक लोकेशन पता है पहले से,
कि एक लोकेशन है इस सिस्टम में, स्टोरेज में, मान के चलो, इसको छोड़ो, ये मान लो कि ये एक फाइल है, इसको इसकी मेरे को लोकेशन पता है कि ये वाली लोकेशन है इसकी, कैमरा रोल, और ये, मतलब कि अगर हम रियलिटी में देखें तो बड़ी बड़ी लोकेशन भी होती है, मेरे को लोकेशन पता है। तो मैं उस लोकेशन में कैसे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो अगर अभी तो ये छोटा सा पार्टीशन था और इसमें मैंने ज्यादा कुछ डेटा डाल नहीं रखा, अगर मैं दूसरा जिसमें डेटा अच्छे से डाला हुआ हो रियल लाइफ में, अगर रियल सिनेरियो में जाओगे या आप अपनी ड्राइव का भी जब करोगे ना, तो यहाँ पे इमेज फाइल्स बहुत सी आएंगी, 10,000, 12,000, 15,000 तक चली जाएंगी वो। तो उसमें से एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मेरे पास लोकेशन है तो उसमें मैं कैसे सर्च करूंगा, इस लोकेशन को कैसे सर्च करूंगा, कोई बता सकता है? बता सकता है कोई, कैसे जाएंगे वहां तक? कोई टूल होगा सर, उसको यूज करके। फिर हमारा इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, ऑटोप्सी का। कि आधा डेटा हम यहाँ एनालाइज करें, आधा वहां। नहीं नहीं, ऑटोप्सी में ही कोई फीचर होगा। वो तो मेरे को पता ही है, इसमें तो फीचर होगा ही, लेकिन कैसे यूज, कहाँ पे कैसे यूज करेंगे उसको, कहाँ पे होगा? यहाँ देख रहे हो डेटा सोर्स, डेटा सोर्स में जाएंगे, यहाँ फाइल को ओपन करेंगे, ये जो यहाँ फोल्डर्स दिख रहे हैं, यहाँ क्लिक करोगे, अलोन मेरा समुराई आ गया, ये वो समुराई आ गया, ये यही लोकेशन देख रहे थे ना हम, लोकेशन पे पहुंच गए हम। तो अब मैं एक चीज और बताता हूँ, ये अनएलोकेटेड है, ये कुछ फाइल सिस्टम में, कुछ हमें कभी कभी क्या होता है, फाइल सिस्टम में हमें कुछ फाइल्स जो हैं वो मिल जाती हैं, जो कि हम डिलीट कर देते हैं, उसमें से हट जाती हैं, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग डिटेल्स पड़ी रहती हैं। अब मान के चलो मेरे पास एक फाइल तो आ गई है, मैंने मेरे को कहीं से एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे कोई एक फाइल है, इसमें ये एविडेंस है। अगर दूसरे सिस्टम में भी अगर ये निकलती है, अगर मेरे को मिलती है, तो वो क्या होगी, वो वो जो डिवाइस है वो भी सस्पेक्टेड लिस्ट में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मान के चलो वो मैंने डिलीट कर दी थी, लेकिन वो फाइल सिस्टम में यहाँ पे रह गई, वो हम उसको खोल करके तो नहीं देख सकते एप्लीकेशन में, लेकिन क्या होगा, उसका नेम, अब जैसे यहाँ पे उसने कुछ कुछ हटा दिया, यहाँ से उसने कुछ कुछ हटा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉडिफाई टाइम और सब कुछ इसका डिलीट हो गया। जैसे सेक्टर साइज उसमें हमें मिल, उसका जो साइज है वो मिल गया हमें, या कुछ भी इसमें हमें कंप्लीट डिटेल्स कभी कभी नहीं मिलती हैं, या कभी कभी कुछ भी डिटेल नहीं मिलती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें इसमें डिटेल्स मिल जाती हैं, कुछ कुछ डिटेल्स, जैसे नेम हो गया, अगर फाइल नहीं मिली तो फाइल का नेम हो गया, हम उसको दूसरी किसी उससे मिला सकते हैं, उसके साइज को मैच कर सकते हैं, अगर उसका कुछ मेटा डेटा उससे सिमिलर कुछ मिल रहा है तो हम उससे कुछ ना कुछ उसको सस्पेक्टेड मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से हो सकता है। फिर जैसे हम अगर क्राफ्ट फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हो, ये रही वो क्राफ्ट फाइल, ये इसने फाइल सिस्टम में सेव करके रख ली, सब जगह से मैंने डिलीट कर दी उसको, लेकिन वो फाइल सिस्टम में एक जगह पे पड़ी हुई है। तो इस टाइप से भी जो डेटा है वो हमारे पास में निकल करके आ जाता है कभी कभी। तो हमें जो फाइल सिस्टम है, इसीलिए फाइल सिस्टम को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके रिगार्डिंग जो उसका मेटा डेटा है, बाकी और कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें इमेज ही मिल गई यहाँ पे, उसका फाइल डेटा, फाइल मेटा डेटा में हमें ज्यादा कुछ उसके रिगार्डिंग नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे उसने
इसके हैशेज जरूर दे दिए। अब हम इसको अगर दूसरे हैशेज से मैच करेंगे, जैसे कि जो इसी को देखते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, 1 to 85 ये वाली है। स्क्रीनशॉट्स में जाता हूँ, देखते हैं इसमें वो फाइल मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो उसका मेटा डेटा चेक करेंगे दोबारा। ये रही, यही थी ना वो 1 to 28। इसमें जाते हैं, इसके हैश मैच करेंगे। इसका देखो 2F है और 7 3 है। टू एफ है, 7 3 है। ये इसका जो हैश है वो मैच कर गया, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इस टाइप से जो इसका, क्योंकि ये मैंने पहले डिलीट कर दी थी, फिर उसके बाद में मैंने दोबारा उसको डिलीट किया, 3 बार मैं उसको डिलीट कर चुका हूँ सेम फोल्डर को इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे फोल्डर बन गया, एक यहाँ पे सेव हो गई है सभी की सभी फाइल्स। क्लियर है? क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि फाइल सिस्टम है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि फाइल सिस्टम जो है वो हमें आगे भी मैं दिखाऊंगा जब हम विंडोज फॉरेंसिक करेंगे, तब भी हमें कितना, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब जैसे ये ऑर्फन फाइल्स हैं, ऑर्फन फाइल्स क्या होती हैं, जैसे ये अनएलोकेटेड है, इसी टाइप से ऑर्फन फाइल्स हम आती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें किसी भी टाइप का कुछ भी हमें नहीं मिलता, मतलब कि सिर्फ जैसे अकेला नेम मिल गया या कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक डिटेल मिलती, बाकी डिटेल्स उसमें नहीं है, तो वो ऑर्फन फाइल्स में चली जाती है। जैसे उसमें ये हो जाता है ना, मान के चलो कोई फाइल है वो ओवरराइट हो गई, लेकिन फाइल उसका जो नेम है या इस टाइप का जो डेटा है वो उसमें बच गया कहीं ना कहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वो ऑर्फन फाइल्स में रह जाएगा। तो हमें वो ऑर्फन फाइल्स में मिल जाएगा, अगर उसका कोई भी डेटा जो है इसको टूल को नहीं मिलता है तो उसको ऑर्फन फाइल्स में वो ला करके रख देगा। क्लियर है? अब हम आते हैं, ये हमें पता चल गया। अब मान के चलो अ, एक फाइल इसमें से चूज करते हैं, ये वाली फाइल चूज करते हैं। इसको, ये मेरा एविडेंस है मान के चलो, ठीक है, ये मेरा एविडेंस है, और मेरे को इसको बाहर निकालना है यहाँ से, इसको एक्सट्रैक्ट करके मेरे को चाहिए कि ये मैं उसके साथ रिपोर्ट में इसको लगाऊंगा, एविडेंस को, ये एज अ एविडेंस वहां पे कोर्ट में जाने वाला है। तो मैं इसको बाहर कैसे निकालूंगा, एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल्स है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स को करूंगा, यहाँ पे उसको लोकेशन दूंगा, मैं डेस्कटॉप पे ही इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, सेव करूंगा, ये एक्सट्रैक्ट हो, क्या करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वो फाइल आ चुकी। क्लियर है? पता चल गया डेटा को कैसे, डेटा कैसे निकलेगा इसमें। तो इस टाइप से हम इसको डेटा को निकाल लेंगे, जो भी हमें इसमें से फाइल अगर चाहिए तो। वो हम कोई भी फाइल निकाल सकते हैं, डॉक्स फाइल हो, हमारी पीडीएफ फाइल हो, कोई भी फाइल हो, यहाँ से करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और निकल। क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी तक जितना भी हुआ है। ठीक है, तो मैं कुछ और चीज कुछ और इसमें है जो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, जो और फीचर्स इसके हैं। यहाँ से आप ऐड डेटा सोर्स, इसमें अगर हम कोई और डेटा सोर्स है, ठीक है, इसमें मैं कोई, अगर मेरे पास में कोई और भी डेटा सोर्स है, कोई और इमेज फाइल है, मैं वो लोड करवानी है तो मैं यहाँ से करूंगा, तो डेटा ऐड डेटा सोर्स, यहाँ पे और ऐड डेटा करवा दूंगा। तो इस टाइप से मैं इसको कर सकता हूँ, इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ।
हमें नहीं करवाना कोई भी ओवरलोड। तो यहाँ से इमेजेस और वीडियोस को मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे को सिर्फ अगर इमेजेस और वीडियोस की गैलरी चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगी। ये मैं देख सकता हूँ जो हमें पीडीएफ में, एक पीडीएफ में मिली थी वो कैसे कैसे थी, कौन सी में से मिली थी, जो डार्क वेब में से मिली थी वो यहाँ पे, जो क्लाउड फोरेंसिक्स में से मिली थी वो ये दो थी। तो ये उसको कैटेगराइज करके दे दिया उसने, जितनी भी इसमें हमारी क्या बोलते हैं, सर इसमें आपने जो 4 GB के स्कैन की तो वही है ना फिर? हाँ सिर्फ वो ही दिया है इसने, बाकी का नहीं दिया, सिर्फ 4 GB का है ये डेटा। तो उसमें से ही इसने सारा डेटा हमें दिया है। सर ऐसे मोबाइल फ़ोन की जो टॉक्सी आती है, उसके लिए दूसरा टूल यूज करते हैं हम। उसके लिए ओएस फोरेंसिक्स, ऑक्सीजन यूज करते हैं हम, ओएस फोरेंसिक नहीं, ऑक्सीजन। क्लियर है? फिर इसके बाद हम जाते हैं कम्युनिकेशंस पे। अगर हमें कोई भी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि कोई मोबाइल फोन, कोई मैसेज कॉल्स, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, अगर कोई हमें चाहिए तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ये विजुअलाइज का है, ये ब्राउज का है। क्लियर है? अगर हमें कोई जियो लोकेशन चेक करनी है, हमारे पास में कोई जियो लोकेशन निकली है, तो वो जियो लोकेशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, और यहाँ से हम उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं, KML रिपोर्ट। फिर यहाँ से टाइमलाइन जो है, हम अलग अलग इसमें टाइमलाइंस, टाइम अगर अगर हमें हमारे पास में कोई टाइम स्टैम्प्स हैं तो हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे ये है 2012 की, इसमें कुछ ना कुछ 2012 का भी डेटा है जो इसमें क्रिएट किया गया था। निस्ट पीडीएफ है वो उस टाइम की है। जो 2020 का डेटा क्या है वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। निस्ट पीडीएफ है वो 2020 के अंदर अपडेट हुई थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग जो मॉडिफाइड और जो उसमें टाइम फेज में जो जो मॉडिफाइड और ये चीजें हुई थी वो। यहाँ से हम टाइम लाइन्स और टाइम स्टैम्प्स जो है वो देख सकते हैं अलग अलग। लिस्ट की फॉर्म में देखना तो लिस्ट की फॉर्म में देख सकते हैं, डिटेल्स इस टाइप से हमें चाहिए तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर इस टाइप से हमें ग्राफ में चाहिए तो ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो हम इसमें से अपना अपना अलग अलग वो देख सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है? अब हमें लोकल टाइम जोन के हिसाब से देखना है या यूटीसी के हिसाब से देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं। फिर डिस्कवरी है, यहाँ पे अगर हमें किसी, जैसे मैं बता रहा था, फाइल साइज के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। और अगर हमारे पास में कोई और फिल्टर हमें यूज करना है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई और डेटा सोर्स यूज करना है तो हम वो डेटा सोर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम, अगर इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, डॉक्यूमेंट्स, डोमेन्स, अगर कोई हमें डीएनएस के रिगार्डिंग कोई डिटेल्स चाहिए तो हम वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिल्टर्स एक टाइप का ये फिल्टर्स है, फिल्टर्स हमें अगर यूज करने हैं तो हम वो कर सकते हैं। अगर हमें केस क्लोज करना है, हमारे जो रिपोर्ट जनरेट कर चुके हैं उसके बाद में हम यहाँ से केस क्लोज कर सकते हैं। फिर अगर हमें कोई कीवर्ड लिस्ट इसमें ऐड करवानी है, अगर कोई फोन नंबर्स की कोई लिस्ट है हमारे पास, कोई आईपी एड्रेसेस हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, कोई यूआरएल्स हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, तो वो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जहाँ पे वो लिस्ट को डाल सकते हैं। फिर यहाँ से उसको सर्च कंडक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। फिर अगर हमें कोई कीवर्ड सर्च करने हैं तो वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? अलग अलग जो फीचर्स हैं वो कैसे यूज होंगे, सभी को क्लियर है? यस सर, फिर प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद देखते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है ना, ये जैसे अभी तो हम जो अटॉप्सी है ये ओपन सोर्स टूल यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, एफटीके टूल किट यूज होता है। जो हमने एफटीके इमेजर यूज किया है ना वो कोर्ट में भी एडमिसिबल है। तो इसीलिए वहां पे वो रियल लाइफ में वो ही यूज होता है। लेकिन वो पेड भी है तो पेड भी पे भी किया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में यूज वही होता है। लेकिन एनालिसिस के लिए भी उसका एक टूल किट आती है, एफटीके टूल किट। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है वो। एफटीके
फोरेंसिक टूल किट। तो वहां पे वो FTK टूल किट यूज होता है, मैं दिखा देता हूँ, अभी उसको लोड होने दो। तब तक हम रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से जनरेट रिपोर्ट करते हैं, हमें जिस भी फॉर्मेट में यहाँ से चाहिए हम उस फॉर्मेट में उसको करवा सकते हैं। अभी हम HTML ही करते हैं क्योंकि HTML थोड़ी ठीक ठाक देता है, जिसे समझना भी आसान हो जाता है। यहाँ पे हमने किया, नेक्स्ट किया और फिनिश। तो ये लोकेशन इसने दे दी जहाँ पे ये सेव हुआ। क्लोज करते हैं। अभी हम ये फॉरेंसिक टूल किट का वो है, एक 561 पेजेस का की PDF इसने हमें दी है, जो इसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। अरे यार, इसने रिपोर्ट वो कर दिया ना, इसीलिए ये रिपोर्ट का दे रहा है। ठीक है, टूल किट। ये देखो, बाय FTK। अगर हमें FTK चाहिए, खरीदना है तो, अगर ट्रेनिंग करनी है ट्रेनिंग कर सकते हैं। 8.1 है इसका, तो यहाँ से हम इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। किस टाइप का चाहिए हमें, फिजिकल लाइसेंस चाहिए, वर्चुअल लाइसेंस चाहिए, किस टाइप का क्या है, हमें क्या चाहिए वो हम बता सकते हैं उनको। बाय FTK पे अगर हम करते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये काफी अच्छा देता है ऑटोप्सी से। अगर हम देखें तो इसकी आप कॉस्ट देख सकते हो, $8,000 की इसकी कॉस्ट है। रिन्यू एवरी ईयर, हर साल हमें $8,000 इसके लिए पे करने पड़ते हैं। ये अभी सेल दिखा रहा है इसमें, लेकिन ये है रियलिटी में कितने का, $11,500 का। अगर हम अकेला लाइसेंस इसमें करते हैं, इसमें ये तीनों हमें प्रोवाइड कर रहा है। FTK 8.1 पूरा बंडल जो है वो $8,000 का है, और लॉ इन्फोर्समेंट बंडल जो है वो कितने का है, 5200 का। उसमें जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग दी जाती है, और ये दिया जाता है। FTK कॉन्टैक्ट नहीं मिलता है इसमें। जो अगर हमें अकेला ही लाइसेंस चाहिए तो $4,500 का है। क्लियर है? ये कुछ इसकी फोटोज है, हम फोटोज भी देख सकते हैं इसकी। ये कैसे देता है हमें, जो डेटा देता है ये इस टाइप से डेटा इसमें से निकाल करके दे देता है। जैसे ये कॉलिंग का है, फिर ये इमेजेस हैं, तो बहुत ही क्लियरली ये डेटा हमें देता है। ये चैट्स भी बिल्कुल हम क्लियरली इसमें रीड कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारे मोबाइल या हमारे डिवाइस में देखते हैं सिस्टम में। क्योंकि पेड और जो पेड टूल होता है और जो हमारा एक ओपन सोर्स टूल होता है, उसमें बहुत सा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो एक इंटरफेस रहता है, जो चलाने का एक सिस्टम रहता है, वो इसी टाइप से रहता है जैसे कि हम ऑटोप्सी यूज कर रहे हैं। क्लियर है? सभी को यहाँ तक क्लियर है? एक बार हम रिपोर्ट और देख लेंगे इसके बाद में, बाकी सब कुछ हो चुका है इसमें हमारा। इसको मैं अभी हटाता हूँ। ये जो रिपोर्ट हमें मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, न्यू फोल्डर, जो जहाँ पे इसने केस बनाया था ना, वहीं पे रिपोर्ट्स का एक फोल्डर बनाता है, वहीं पे ये जो फोल्डर होती है हमें वो मिलता है। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे फोल्डर में इसने क्या क्या दिया है।
केस की जो डिटेल्स हमने दी थी वो दी है। फिर जो टाइम जोन और जो हमने इमेज की इंफॉर्मेशन दी थी वो दी है। जितने भी इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उसके वर्जन दिए हैं। फिर जो इमेज हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स दी हैं यहाँ पे। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इसने नहीं दी है। हम देख सकते हैं इसने कीवर्ड्स तो दे दिए जो उसमें अलग अलग हमने ईमेल्स देखी थी वो, और कुछ मेटा डेटा फाइल्स। लेकिन इसने वो फाइल नहीं दी जो हमें चाहिए थी कि कितनी इमेज फाइल और कितना हमें डेटा मिला है। उतनी अच्छी ये रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन यहीं पे अगर हम पे टूल का हम देखते हैं उसमें, जैसे कि एफटी के टूल किट मैंने अभी दिखाया आपको, वो बहुत ही अच्छी एक मतलब कि बढ़िया वो बना के देता है रिपोर्ट। उसमें सब कुछ उसमें मेंशन्ड होता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट, कुछ पूछना हो? क्लियर है सबको? तो फिर हम आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे को। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर। क्या एफटी के इमेजर और एफटी के टूल अलग अलग? हाँ अलग अलग है ना। एफटी के इमेजर तो इमेजिंग करता है, एफटी के टूल किट है वो एनालाइजर है, एनालिसिस टूल है जो। ऐसा टॉपसी यूज करते हैं, जैसे टॉपसी का यूज करते हैं हम वैसे यूज करते हैं उसको। कोई और क्वेश्चन? नमस्ते।